मान लीजिए इसके अंदर कोई 3 गैसें हैं, है ना? मान लीजिए ए, बी, सी कोई 3 गैसें हैं इसके अंदर मिक्स हैं और वो प्रेशर लगा हुआ है P। तो तीनों गैसों पर इक्वल प्रेशर लग रहा है, लेकिन तीनों गैसों की अपनी-अपनी अलग-अलग प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया था उसके अंदर इससे पहले वाले टॉपिक में, है ना, नंबर फर्स्ट में क्या बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैसेस पर। तो ये देखो इन तीनों का नेचर अलग-अलग होगा। तो इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी गिवन कंडीशन पर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन फिक्स कर दी, तो ये सॉल्युबिलिटी है वो क्या कहते हैं, इनके गैस के नेचर पर भी डिपेंड करती है ना? तो इस फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सो फ्रेंड्स, watch this video till the end for your better understanding and enhance your knowledge. So let's start with the definition. Solubility of gases in liquids. The definition is the number of moles, the number of moles of a gas that can dissolve per liters per liter of solvent at the given condition, at the given condition, or in terms of mole fraction, or mole fraction of the gas. So this is our definition. So according to definition, the number of moles of a gas that can dissolve per liter of a solvent at a given condition or in terms of the mole fraction of the gas. तो इसका मतलब ये है कि हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर हम गैस के कितने मोल्स डिसॉल्व कर सकते हैं सैचुरेशन तक। ध्यान रख लीजिए, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में डेफिनेशन दी गई है वो मतलब कितना मैक्सिमम घोल सकते हो आप, उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा फिर बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, है ना? तो उसी को बोला गया सॉल्युबिलिटी। सो देखिए, दो बातें कही गई हैं। एक तो कहा गया मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ, यानी गैस आप जो घोल रहे डिसॉल्व कर रहे हो उसके कितने मोल्स, या तो ऐसा बोलिए या बोलिए ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों बातों पर डिपेंड, मतलब आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, है ना, द नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन पर, कितने मोल फ्रैक्शन है और कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के। ठीक है, तो देखिए मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन अ गैस इज पास थ्रू अ लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब जब किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में से पास किया जाएगा, द गैस पार्टिकल डिसॉल्व इन लिक्विड एंड इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप किसी सॉल्वेंट में गैस को आप डालते जाओगे, मतलब उसमें आप डिसॉल्व करते जाओगे, तो वो उसमें मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी, और उसका क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि जिसके अंदर जो गैस है वो सॉल्यूट है ना, और जो लिक्विड लिया है वो आपने वो सॉल्वेंट हो गया। तो क्या होगा, इससे गैस के अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना, टिल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इज रीच्ड एंड द सब्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो इससे क्या होगा, एंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, और हमें क्या होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि अब उससे ज़्यादा आप उस गैस को उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो एट दिस स्टेज द गैस पार्टिकल्स entering the solution phase and those escaping out the solution surface have the same।
तो मतलब क्या है, इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए ये एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड ले लीजिए आप, है ना, कोई लिक्विड है, और इस कंटेनर में आप एक लगा दीजिए पिस्टन। पिस्टन कैसा होगा, वो मूवेबल होगा, और ये पिस्टन हो गया, है ना, ये पिस्टन है, ये पिस्टन। तो देखिए आप इस पर प्रेशर लगाएंगे, ये प्रेशर लगाने का एक जरिया हो गया, साधन हो गया, यहाँ से आप प्रेशर लगाओगे ऐसे करके ये, तो इसके जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड, इसके ऊपर वाला जो स्पेस खाली है, इसमें कोई गैस है ना, ये गैस। तो आप जैसे इस पर प्रेशर लगाओगे तो गैस क्या होगा, कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने से क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट का सरफेस है, इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो एंटर करते जाएंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे, है ना, तो एंटर करते जाएंगे। तो क्या होगा कि मान लीजिए अभी स्टार्ट में कि जितने मॉलिक्यूल्स एंट्री कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एक बार में 10 मॉलिक्यूल्स एंट्री कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, और उसी टाइम पर क्या होगा, 10 से कम मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे, मतलब मान लीजिए 2 निकलेंगे। फिर आपने प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ाया, हल्का सा, चलो मतलब कांस्टेंट रख दीजिए प्रेशर, मतलब आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो उस टाइम पर क्या हुआ, आपके 10 मॉलिक्यूल्स, फिर आपने एक दूसरा मतलब मान लीजिए टी नॉट टाइम पर 10 मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, और 10 में से 2 निकल रहे हैं, ऐसे ही फिर टाइम आपका T1 हो गया, तो उस टाइम पर मान लीजिए 10 एंटर कर रहे हैं लेकिन 3 निकल रहे हैं, ऐसे 10 टाइम T3 पर 10 एंटर कर रहे हैं लेकिन 4 निकल रहे हैं। तो ऐसे करते 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 एक टाइम वो आएगा, इसको Tn मान लेते हैं, कि 10 में से 10 मॉलिक्यूल एंटर किए और 10 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो यही कंडीशन इसकी सैचुरेशन कंडीशन होगी। तो इस टाइम पर जो इसके अंदर इस सॉल्वेंट में जो गैस के पार्टिकल्स चले जाएंगे, उसका आप या तो मोल फ्रैक्शन नोट कर लीजिए, या आप मोल फ्रैक्शन नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगा वैल्यू, वही आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी इन दिस लिक्विड, ठीक है। तो ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन हो गया इस फिगर की वजह से, है ना। आगे चलते हैं ना। सो देखिए आगे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो देखो फैक्टर्स कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये देखते हैं ना। सॉल्युबिलिटी आपने समझ ली। नंबर 1, द नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 1 बात क्या है, द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अब देखिए हम ये देखते हैं गैस हमारी कितने टाइप की है, मतलब मान लीजिए कि गैस हमारी 2 टाइप की, तो सॉल्वेंट भी हमारे 2 टाइप के मान लीजिए। तो हमारी गैसें 2 टाइप की होंगी, एक तो होगा आपका नॉन पोलर, और एक पोलर। ऐसे ही हमारा सॉल्वेंट 2 टाइप के मान लीजिए होते, ये मान लीजिए क्या कि नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। अब देखिए क्या होगा कि नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व होगा, और पोलर में इजीली डिसॉल्व होगा, है ना। अब आपकी नॉन पोलर गैसें कौन सी होंगी इसके अंदर, वो देख लेते हैं। तो देखिए नॉन पोलर आपकी गैसें होंगी O2, N2, और ऐसे ही आप चलते जाइए, ठीक है। और आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, जैसे कि बेंजीन, इसको हम बोलते हैं C6H6, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए। मतलब ये दोनों आसानी से एक दूसरे में घुल जाएंगे, है ना। दूसरा वाली बात, अब आते हैं हमारी ये, यानी कि पोलर गैस कौन सी रहेंगी ये आपकी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये आपकी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ SO2 और CO2,
और पोलर हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, जैसे कि वाटर, है ना, वाटर हो गया। और हाँ, और पोलर सॉल्वेंट क्या रहेगा हमारे से, मान लीजिए मेनली क्या होता है, वाटर, तो वाटर। अब क्या होगा, इस वाटर में कि H2O में आप सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घोल सकते हैं। लेकिन वैसे ही अगर आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को आप पोलर यानी कि नॉन पोलर को पोलर में आप डिसॉल्व करना चाहोगे, इजीली नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा। ऐसे ही पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे तो ये भी मुश्किल से होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉन पोलर को और पोलर को आसानी से डिसॉल्व कर लेगा, है ना। इसी को बोलते हैं द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है ना। नंबर 2 पॉइंट क्या हमारा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, जैसे कि मान ली यही हमारी, इसी पर आते हैं वापस, हमने इसका टेम्परेचर पहले T1 था, फिर T2 किया, है ना, ऐसे करके हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन वाटर डिमिनिश विद द राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आप वाटर, आप सॉल्वेंट यहाँ पर ले रहे हो, और यानी कि वाटर हमारा क्या है, पोलर है, तो आप सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये मान लीजिए हमारा वाटर है, और ये क्या हमारा CO2 मान लो, ठीक है, ये CO2 मान लीजिए, तो घुला है, कोई दिक्कत नहीं, डिसॉल्व होगा, है ना। लेकिन टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर T1 अभी फिलहाल हमारा कम मान लेते हैं और T2 को ज़्यादा मान लेते, मतलब पहला इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लीजिए, उसके बाद में T2 मान लो, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन वाटर डिमिनिश्ड विद द राइज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल, जो आपका CO2 है डिसॉल्व इन वाटर, सॉरी हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं ना, मेरे पास ऑक्सीजन का है, मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एट 290, मतलब आप जो है क्या है, ये 298 ले लीजिए, और ये 273 के ले लीजिए। तो देखो 298 के पर, तो देखिए क्या होगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या हो गया, अभी स्टार्ट में मान लीजिए जब टेम्परेचर कम था तो हमारी जो ऑक्सीजन थी इसके अंदर N मोल थी, है ना, N मोल थी। और जैसे हमने टेम्परेचर को राइज कर दिया, यानी 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 25 के बढ़ा दिया, तो देखिए इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो आधी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो एक इसका इफेक्ट ये हो गया कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है सॉल्युबिलिटी पर, वो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो देखिए द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है आपका, जैसे कि मान लो कोई गैस, और यहां पर हमारा क्या, लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है ये वाला, और ये क्या हो रहा है हमारा, ये इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन तैयार होता है। और साथ में क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू, ये हमारा मतलब मान लीजिए नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये इन दोनों का जब हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, गैस और सॉल्वेंट का मिला करके सॉल्यूशन तैयार होता है, साथ में एनर्जी नेगेटिव होती है ना। तो ये जो नेगेटिव का मतलब होता है कि भाई ये एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें साथ में एनर्जी भी निकल रही है। तो क्या होगा आगे देखिए कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यानी कि जब आप गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, है ना, इन्वॉल्व डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर,
मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर कम हो जाएंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे, जो उनकी मोशन है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से वो कम हो जाएगा, मतलब डिसऑर्डर कम हो जाएगा, उनकी जो भाग दौड़ है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब किस पर, डिसॉल्यूशन ऑफ गैसेज लिक्विड इन्वॉल्व डिक्रीज, है ना। तो जैसे आप उसमें आप सॉल्यूशन तैयार करते जाओगे, तो सॉल्यूशन तैयार करने पर जो गैसेज हैं उनका डिसऑर्डर कम होता जाएगा जैसे जैसे वो इक्विलिब्रियम में होता जाएगा। तो देयरफॉर दिस डिसॉल्यूशन इज फेवर्ड बाय नेगेटिव डेल्टा एच। इसका मतलब क्या होता है कि गैसेज जनरली डिसॉल्व इन लिक्विड एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब जब आप इस वाटर में O2 को डिसॉल्व करोगे तो ये तो डिसॉल्व होगी, साथ में हीट भी निकलेगी सॉल्यूशन में से। ठीक है। सो इंक्रीज द टेम्परेचर वुड पुश द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक साइड। तो मतलब क्या होता है, देखिए एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि देखो अगर एनर्जी हम इसको वापस दे दें तो फिर जो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है वो वापस बढ़ जाएगा। यानी कि क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स अभी यहाँ पर मतलब जैसे 10 एंट्री कर रहे थे तो 2 निकल रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, डिसऑर्डर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो 10 एंट्री कर रहे थे उसके 4 निकलेंगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही निकलेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका डिसऑर्डर वापस आ जाएगा, मतलब वो उतनी ही जल्दी अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब समझे ना इस बात को, जैसे कि मान लीजिएगा 10 मॉलिक्यूल्स, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ इस बात को, 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं, इस वाली जो पहले बताया था मैंने, है ना, इस वाली कंडीशन में, तो ऐसे करके 10 इसके अंदर जा रहे हैं तो 10 वापस आ रहे हैं, ये हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर राइज कर दो कि ये हो सकता है अब कि मतलब मान लीजिए 7 मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं तो 7 मॉलिक्यूल्स बाहर भी आ रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम अब जल्दी निकल के आ गया। टेम्परेचर राइज करने पर जब हमने इनिशियल जो भी लिया था उस टाइम पर ये था, जैसे टेम्परेचर राइज कर दिया तो देखिए अब ये आ गया। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन वाले की और इसकी बात करूं तो आप इसको कह सकते हो 5-5, मतलब चूंकि आधा हो जाता है ना इस वजह से। तो ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो जल्दी मिल जाती है, और जल्दी मिलने का मतलब क्या होता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। ठीक है। तो ये इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तो देखिए एक क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, वो क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है कि log C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू डेल्टा सॉल्यूशन H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है। तो यहां पर देखो C1 और C2 क्या है, आपके कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो यहां पर C1 C2 क्या है आपके, तो यहां पर C1 C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन किस पर है, तो देखिए C1 है आपका T1 पर और C2 है आपका T2 पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 इज लेस देन T2, तो ये C1 है और C2 में क्या रिलेशन होगा फिर, ये है ना। अगर हम पढ़ते हैं आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो देखिए ये थर्ड पॉइंट है आपका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो देखिए मैं इसी को एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूं ना, या इसी को बना रहने दीजिए, मैं एक बगल में फिगर बना देता हूं, दूसरा वाला देखिए ये है ना, ये कंटेनर बिल्कुल उसी की तरह मान लीजिए, ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये एक पिस्टन है
पहले की तरह बिल्कुल, और इसमें गैस है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रेशर P1 और ये प्रेशर P2 है ना। इस पर प्रेशर P1 डाला और इस पर प्रेशर P2 डाला। तो यहाँ पर जो P1 है और ये P2 है, तो ये P2 प्रेशर ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा होने से पता लगा कि हमने इसको जब प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस कंप्रेस होगी। तो देखो, अब वही मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम में आएंगे, तो यहाँ पर इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आ रहा था, वो मतलब इक्विलिब्रियम जो मिलेगा यहाँ पर, वो कम मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा, मतलब अभी यहाँ पर मान लीजिए कि 10 मॉलिक्यूल्स का मिल जाता है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 15, ऐसे मान लीजिए, कुछ ज़्यादा ही होगा मतलब। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ गया। प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर एंटर करेंगे वो ज़्यादा करेंगे अब, है ना। तो देखिए क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वेरी VARY वेरी एप्रिशिएबली विद वेरिएशन इन प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये वाला फिगर जो बताया है, द सिस्टम टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू P2 बाय कंपेयरिंग द गैस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर बढ़ भी गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ गया है। सो दिस विल result in the increase of rate of which the gas particles are striking the surface of the solution and enter it, so thereby causing increasing the solubility of the gas till now equilibrium is attained। तो देखिए, अभी पुराना वाला जब प्रेशर हमारा P1 था, उस पर इक्विलिब्रियम इतना आ रहा है, और P2 पर इक्विलिब्रियम इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सीधी सी मतलब इसका ये है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हो रहा है कि हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप इसमें नोट कर लीजिए, और वीडियो को पीछे पॉज करके आप देख सकते हो, सारे टॉपिक नोट कर सकते हो। तो देखिए, हेनरीज लॉ ये क्या कहता है भाई, हेनरी लॉ क्या कहते हैं, हेनरी क्या कहते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ a gas at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved, ठीक है। तो देखिए क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब आपको इसमें क्या करना है, टेम्परेचर आपको फिक्स करना है ना। तो जैसे कि अब फिर मान लेते हैं, वही एक कंटेनर मान लो भाई, है ना। अब उसमें कोई आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, इसमें पिस्टन है,
और पिस्टन पर हमने कोई प्रेशर लगाया तो कंडीशन फिक्स कर दी, मतलब जो भी प्रेशर लग रहा है और इसमें आपके गैस है, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट है आपका, ये इसका टेम्परेचर फिक्स है ना, मतलब टी मान लीजिए, कोई भी इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा वो मान लीजिए T0 मान लो, और ये प्रेशर P है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व। तो अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, लेकिन आप जानते हो कि टेम्परेचर राइज मतलब प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है। इस वजह से हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है ना, मतलब हमने यहाँ पर टेम्परेचर को, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भी वही है कि भाई ठीक है, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर फिक्स टेम्परेचर पर जो गैसें होती है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये कहते हैं आपके हेनरी। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि लेट अस टेक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। तो अब हम निकालें इसको, मोल फ्रैक्शन निकालें, ठीक है। तो लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो इसको मान लीजिए एक्स बी। चूंकि ध्यान रख लीजिए, सॉल्वेंट को हम ए बोलते हैं और सॉल्यूट को बी बोलते हैं। सॉल्यूट यहाँ पर हमारी गैस है, ठीक है। तो एक्स बी, बी का मतलब ये एक्स, एक्स हम जो रिप्रेजेंट करते हो इसको करते हैं मोल फ्रैक्शन को, और बी का मतलब किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट यानी गैस का। और आगे देखिए, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो इसको मान लीजिए P, और टेम्परेचर, कोई ना कोई टेम्परेचर तो वहां पर होगा, टेम्परेचर मान लीजिए कैपिटल T। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है कि हेनरी लॉ कहता है कि एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, है ना। मतलब क्या है, देखिए कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, किसकी बात कर रहा है, मेनली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब क्या है कि जो मतलब जो डेफिनेशन देते हैं, है ना, किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो इसकी ना, इसकी बात कर रहा है कि जो प्रेशर आपने लगाया है उस प्रेशर पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी रही, है ना, कि ये रहेगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिसकी पूछी जाती है ना, इस निशान से पहले उसको रखा जाता है, जिसकी पूछी जाती है उसके पहले इसको रखा जाता है, और जिस पर डिपेंड है वो उसको इधर रखा जाएगा। यानी कि इंडिपेंडेंट इधर आएगा, डिपेंडेंट इधर आएगा। और जब हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, इनको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो अब क्या हो गया कि ये जो हमारा इस तरीके से देखो ना, बस चेंज हो गया पोजीशन। तो अब हम इसको निकालेंगे, तो क्या रहेगा कि P इज इक्वल टू स्मॉल के एच, एच का मतलब यह हेनरी है, और ये आ जाएगा आपका एक्स बी। तो यहां पर जो के एच होता है हियर, के एच क्या है आपका, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो देखिए, जो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, वो हमारा क्या है, के एच इंटू एक्स बी, है ना। तो ये हमारा हो गया हेनरी लॉ। तो ये हेनरी लॉ कहते हैं कि इफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, है ना, इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अभी हमने यहाँ पर जो बात की है वो केवल एक ही गैस की बात की है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो तब क्या होगा कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट गैस डिसॉल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो वो जो गैस है, मतलब मान लीजिए इसके अंदर कोई 3 गैसें हैं, है ना, मान लीजिए ए बी सी, कोई 3 गैसें हैं इसके अंदर मिक्स है, और वो प्रेशर लगा हुआ है P। तो तीनों गैसों पर इक्वल प्रेशर लग रहा है, लेकिन तीनों गैसों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया था उसके अंदर, आप इससे पहले वाले टॉपिक में, है ना, नंबर फर्स्ट में क्या बताया था
कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैसेस पर। तो ये देखो इन तीनों का नेचर अलग अलग होगा, तो इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी गिवन कंडीशन पर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन फिक्स कर दी, तो ये सॉल्युबिलिटी है वो क्या कहते हैं, इनके गैस के नेचर पर भी डिपेंड करती है ना। तो इसमें से क्या होगा, इनका जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि इनका आपस में एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब प्रेशर तीनों बराबर पड़ रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। तो इन जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है, तो ये ऐसे सॉल्युबिलिटी डाल रही है, मतलब होगी इनकी कि इसकी सॉल्युबिलिटी इस पर असर डालेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब एक दूसरे पर ये कोई असर नहीं डालेंगी, तो ये आपस में एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालेंगे। इसी को बोला गया है कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट गैस डिसॉल्व इन प्रपोर्शन टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इनमें जो सॉल्युबिलिटी होगी इनके अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी। अभी जो एक गैस थी जब हमारी इसके अंदर, तो वो इंडिविजुअल गैस है, एक ही गैस है, तो जो प्रेशर है वही उसका प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ही उसका इंडिविजुअल प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर अब दो या जब दो से ज़्यादा गैस हो जाती है मिक्सचर में, तो फिर इनका पार्शियल प्रेशर काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी रहेगी वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी। सो इसका मतलब ये होता है कि हेनरी लॉ अप्लाइज टू ईच इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। ठीक है, तो हेनरी लॉ अप्लाइज टू ईच गैस इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। मतलब अगर एक ही बात करें तो ए ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे कि ये दोनों है ही नहीं। अगर मान लो ये दोनों गैसें ना होती तो ये पी प्रेशर जो पड़ रहा है इस पर, तो इनकी एब्सेंस में जो सॉल्युबिलिटी है इनकी प्रेजेंस में भी वही सॉल्युबिलिटी रहेगी। ऐसे ही बी और सी के लिए भी बात अप्लाई होती है। तो ये हमारा हेनरी लॉ हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि जो हेनरी लॉ है, जो के एच है, जो के एच है, ये इज हेनरी, मतलब एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इज हेनरी लॉ कांस्टेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। तो देखिए, मतलब ये जो के एच है, क्या मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि अलग अलग गैसों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आती है? हाँ, अलग अलग गैसों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए ट्रू है कि एक गैस हो, जो भी आपने सेलेक्ट की है वो गैस हो, उसकी कंडीशन फिक्स करिए, उसके लिए है ये। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस लाओ उसके लिए भी के एच की वैल्यू वो रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। आगे देखिए, नंबर 1 बात क्या आती है इसके अंदर कि फॉर डिफरेंट गैसेस, मतलब ये के एच की वैल्यू है ना, वो क्या है, फॉर डिफरेंट गैसेस। मतलब क्या हुआ इस बात का, फॉर डिफरेंट गैस मतलब यह है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट इन द सेम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मतलब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, इन तीनों गैसों को बारी बारी से डालता हूं। चलो मैंने पहले ए ले लिया, तो इसके लिए के एच की वैल्यू अलग आएगी। बी डाल दिया इसके अंदर हटा करके अलग, तो उसके लिए के एच की वैल्यू अलग आएगी। सी डाल दिया, उसके लिए के एच की वैल्यू अलग आएगी। तो फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, के एच की वैल्यू सेम सॉल्वेंट में सेम कंडीशन पर अलग अलग आएगी। नंबर 2, फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, बात भी यहां पर भी काम करती है। अब मान लीजिए कि यहां पर हम सॉल्वेंट बदल देते हैं। चलो गैस मान ली आपने ए डाल लिया, अब यहां पर सॉल्वेंट कोई मान लो एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, तो वहां पर भी मतलब सॉल्वेंट के बदलने पर भी के एच की वैल्यू बदल जाएगी फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर 3 क्या आता है आगे कि एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि एट डिफरेंट टेम्परेचर द हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू इज डिफरेंट फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब सेम, मतलब एक सेम सॉल्वेंट है, सेम गैस है, लेकिन आपने टेम्परेचर अलग अलग कर दिया, तो उस कंडीशन के लिए भी के एच की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब मीनिंग केवल यही है कि भाई जो के एच की वैल्यू है ना, वो कंडीशन फिक्स होनी चाहिए, गैस भी नहीं बदलनी चाहिए, सॉल्वेंट नहीं बदलना चाहिए, तब तो ठीक है। वहां पर फिर आप चाहे वो जो निकल के आएगा वो के एच उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा
और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।